प्रश्न है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाइए। कभी इतना छोटा प्रश्न दे देता है, कभी कभी लिख देता है ट्रांसफार्मर में ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर आई पी अपॉन आई एस की स्थापना कीजिए। कभी कभी इसको बढ़ा भी देता है, इनके जो सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं कि इसकी संरचना को समझाइए, फिर परिणमन अनुपात को लिखिए, ऊर्जा क्षय को लिखिए। तो वो अलग अलग क्वेश्चन है। जब ऐसा आए तो उन क्वेश्चन को इसमें क्या करना है, मिला देना है। ये केवल सिद्धांत भर के लिए, ठीक है। कभी परिभाषा भी पूछ देता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, या फिर ट्रांसफार्मर नाम है नहीं देता, ऐसा देता है वह युक्ति जो वोल्टेज को घटाती बढ़ाती है, उसके सिद्धांत का वर्णन करिए। अब ट्रांसफार्मर आया नहीं आया तो खुद है समझ जाना कि यह बढ़ाने घटाने वाली, वोल्टेज को घटाने बढ़ाने वाली युक्ति क्या है, ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ रेसिपी लिखा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। आपसे चित्र बनना चाहिए, तो चलो क्रम से चलते हैं। ये हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र में देखना, इस तरह से हम कुंडली बनाते हैं, तो इसमें हमको द्वितीय कुंडली देखना है। अब आगे पीछे चित्र कुछ भी बना सकते हो। यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा रखोगे तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनेगा, और कम रखोगे तो क्या बनेगा, अपचाई। बस इतना ध्यान रखना है। तो जब इसमें हम कम रखे हैं तो इसमें क्या रखेंगे, ज़्यादा, और इसमें कम रखे हैं तो इस वाले में क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। मतलब आपको ट्रांसफार्मर की पहचान करना है तो द्वितीय कुंडली से करना है। द्वितीय कुंडली ज़्यादा माने ऊंचाई ट्रांसफार्मर, द्वितीय कुंडली कम माने अपचाई ट्रांसफार्मर। और ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, ये वोल्टेज को घटाएगा। कभी कभी बोल देते हैं ट्रांसफार्मर क्या है, इसके कितने प्रकार है, इसको समझाइए, फिर सिद्धांत लिखिए। ऐसा करके तो जैसा क्वेश्चन आए उसके हिसाब से हमको काम कर देना है, ठीक है। तो ये चित्र हो गया। दूसरा भाग हमारा किस में आ जाता है, सिद्धांत में। तो सिद्धांत में हम क्या लिखेंगे, तो ध्यान से सुनना है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर इस चित्र के बारे में थोड़ा लिखना है कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। हाँ, प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो चलो इसको बोल के देखो, तो सिद्धांत में क्या लिखोगे, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं या आरोपित करते हैं, सही शब्द क्या है, आरोपित करते हैं, तो द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। इस तरह से लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद छोड़ देना है। अगली हेडिंग बना सकते हो, सूत्र की स्थापना हम कर सकते हैं। और ये हेडिंग जरूरी भी नहीं है, नहीं एक लाइन छोड़ करके सीधे यही लिख देंगे। कभी कभी आप सिद्धांत और कार्यविधि या सिद्धांत व सूत्र की स्थापना इकट्ठा हेडिंग कर देते हो। तो इसमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। और यहाँ पर जो सूत्र लगने वाला है, एक ही सूत्र लगेगा, और वो है E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। बस ये है कि यदि हम फेरों की संख्या मान लें तो n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यार, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से, ठीक है। क्या लाइन बनाओगे, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से, और उस सूत्र को लिख देना है। तो मैं सूत्र क्या लिखा हूं, E बराबर माइनस n, और ये हो गया डी फाई अपॉन डी टी। बस प्राथमिक कुंडली का है तो यहाँ P लगा देना है, यहाँ P लगा देना है। और ऊपर हम तो बहुत बड़ा सेंटेंस बनाए नहीं, इसलिए बगल में यहाँ लिख सकते हो कि ये EP क्या है, प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, NP क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और ये डी फाई अपॉन डी टी क्या है, ये है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो आपको जो ऊपर कम लाइन लिखो ना तो भरपाई हो जाएगी, ज़्यादा फिर उसमें ना लिखना पड़ेगा, ये सरल रहेगा आपके लिए। समझ में आ गया। तो आप सिर्फ क्या लिखोगे यहाँ पर, प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से, और सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने के बाद इस सूत्र में जो संकेत आए हैं बगल में ये लिख देना, ठीक है। और इसका हम समीकरण क्या कर देंगे, ये पहला समीकरण हो गया, क्लियर हो गया। इसी तरह से सेम लाइन लिखना है, द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से। तो अब ये जो सूत्र बना है ना, ये क्या हो जाएगा, ES बराबर माइनस NS
डी फाई अपॉन डी टी। तो यहां भी आप देख रहे हो केवल ऊपर के सूत्र और नीचे के सूत्र में इतना अंतर है कि उसमें पी लगा है, इसमें यस, पी का मतलब प्राइमरी प्राथमिक कुंडली और यस का हो गया सेकेंडरी कुंडली। यहां भी लिख दोगे ई एस बराबर ई एन एस बराबर और डी फाई अपॉन डी टी। तो ऐसे डी फाई अपॉन डी टी तो ऊपर लिख चुके हैं तो ज्यादा जरूरी नहीं, यही दो चीज लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, और एन एस हो जाएगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। इस तरह से नहीं तो बड़ा सेंटेंस बनाना हो, यदि आप बगल में ना लिखना हो तो आपको फिर ऊपर लिखना पड़ेगा कि यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np हो, उसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डी फाई अपॉन डी टी हो, तो उसका प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो थोड़ा बड़ी लाइन हो जाएगी, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, बताना यह है कि इसमें क्या क्या है, चाहे ऊपर बताओ या नीचे बताओ। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। तो हम स्टेप ये कर लिए कि हमारा ये जो सूत्र की स्थापना में प्राथमिक कुंडली का ले लिए हैं और क्या ले लिए, द्वितीय कुंडली का। अगला स्टेप क्या कहता है, समीकरण 2 में 1 का क्या करना है, भाग करना है। और इसका कोई क्रम नहीं है, ईएस को यदि ऊपर लिख देते हो, ईपी को नीचे लिख देते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बस अब आप भाग करोगे तो ये ध्यान रखना है कि ईएस कहाँ रहना चाहिए, ऊपर। तो हम ऊपर करने के लिए 2 में किसका भाग करें, 1 में। यदि मैं इसको ऊपर लिखा होता 1 नंबर में और इसके नीचे लिखा होता तो 1 में क्या करते, 2 का भाग। तो चलो हम भाग करेंगे तो यहां पर ऐसा लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास क्या, ईएस बटे में क्या हो गया, ईपी। क्लियर हो गया। अब यहां पर ये एक बार पूरा का पूरा उतार दो, ईएस का मतलब यहां का ये पूरा का मान मैं उतार देता हूं, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस एन एस, और ये हो गया डी फाई अपॉन क्या, डी टी, बटे में इसमें क्या है, माइनस एन पी, और ये क्या हो गया, डी फाई अपॉन क्या, डी टी। तो ये 2 नंबर का मान और ये किसका मान हो गया, 1 नंबर। ये सब रख देंगे। रखने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कटने के बाद क्या बचेगा। तो आपको देख रहे होंगे कि ये कट गया, यहाँ माइनस माइनस कट गया, तो बचा क्या, इधर क्या बचा, ई एस, और बट्टे में क्या बचा, ई पी, और इधर क्या बचा, एन एस, और ये क्या हो गया, एन पी। इसको आप समीकरण क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। इस तरह से ठीक है। यहाँ जब आप काटेंगे तो ये माइनस माइनस नहीं काटना है, सीधे लिख करके ये रख देना, काटना वाटना नहीं है, डायरेक्ट आपको लिख देना है। ठीक है, क्योंकि चेक करने वाले को पढ़ने में आए कि क्या लिखे हो, नहीं ऐसा काट देते तो पता नहीं लिखा क्या था। ठीक है, तो काटने का सिस्टम नहीं है, केवल जानना है कि हाँ ये कट जाएगा तो इतना ही आ जाएगा। अब जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तब हम कहाँ आ जाएंगे, आदर्श स्थिति में। तो यहाँ पर आदर्श स्थिति में एक सूत्र लिखना है कि प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर क्या है, द्वितीय कुंडली की शक्ति, और इसका सूत्र सिर्फ क्या होता है, ई आई, माने विद्युत वाहक बल और धारा का क्या है, गुणनफल। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, ई आई बराबर क्या हो गया, ई आई। इस तरह से तो जब प्राथमिक कुंडली का है तो इधर क्या लगा दूंगा, पी, यहाँ भी लगा दूंगा पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा एस, यहाँ पर क्या हो गया एस, फिर यहाँ हमको जहाँ करके बताना है। तो ईपी और ईएस तो इधर ही बता चुके हैं, क्या क्या नहीं बताए हैं, आईपी, और क्या नहीं बताए हैं, आईएस। तो यहाँ लिख देंगे आईपी बराबर प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, है ना, यहाँ पर लिख दोगे आईपी बराबर, और यहाँ पर लिख दोगे आईएस बराबर द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा। इसका भी काम खत्म हो जाएगा। अब इससे हमको ऐसा समीकरण बनाना है कि ईएस बटे ईपी आए। एक साइड हमको ऐसा करना है कि क्या लाना है, ईएस बटे ईपी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ईएस तो इधर है, ये है, क्या ले जाएं उधर, ईपी। तो ये बचा हमारे पास क्या, आईपी ऊपर बचा, आईएस उधर से आएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो हमारे पास ये क्या आया, ईएस अपॉन क्या हो गया, ईपी। ये हम कौन सा समीकरण दे देंगे, चौथा समीकरण दे देंगे। ठीक है, ये आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, जहां लिखना हो वैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ये वाला भी स्टेप हो गया। अब हम यहाँ पर जब इस स्टेप में आ गए हैं तो अगला स्टेप बोलता है कि समीकरण 3 और 4 की हमको क्या करना है, तुलना। तो हमारे पास ये 3 है और ये हमारे पास क्या है, 4 है। तो पहले मैं इसी को 3 नंबर को पूरा उतार देता हूँ। तो जब मैं 3 नंबर को उतारूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देख लेना, यहाँ पर क्या आया, ई एस, अपॉन में क्या आया, ई पी, फिर क्या है, एन एस, फिर क्या है, एन पी। इसको मैं पूरा उतार दिया। ठीक, अब दूसरे वाले में देखते हैं। तो ई एस अपॉन ई पी तो पहले से उतार चुके हैं तो उसको नहीं उतारेंगे, बचा है क्या, आई पी अपॉन आई एस। तो यहाँ बराबर लगा के हम क्या लिख देंगे, आई पी अपॉन आई एस। और ये जो हमारा आ गया, यही तो इसका सिद्धांत हो गया।